क्लास तैयार है आप? राजनीति की क्लास। आप जानते हैं पैलेट गन पर खूब बवाल मचा हुआ है, सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब तलब किए जा रहे हैं, नारे बुलंद किए जा रहे हैं। लेकिन आज आपको पूरी तस्वीर दिखानी है, बहुत जरूरी है। खादी और खाकी, ये महज दो रंग या दो पहनावे नहीं है हुक्म, ये आजाद भारत की व्यवस्था के वो दो मजबूत पहिए हैं जिनके बिना लोकतंत्र की गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। समझे? दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है, दोनों के दोनों, खादी और खाकी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को चलने और चलाने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत होगी और हमेशा होती रही है। एक नियम बनाता है यानी खादी, तो दूसरा सड़क पर उतरकर उन नियमों का पालन करवाता है। खादी अगर सोच है तो खाकी उसकी ताकत है। जब सोच और ताकत एक दूसरे के विरोधी बन जाए तो राजकाज नहीं चलता और सिर्फ अराजकता पनपती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर अराजकता पनपाई जा रही है। एक अजीब तरह का अविश्वास पैदा किया जा रहा है अपनी ही पुलिस पर, अपनी ही फोर्स पर, अपने ही सुरक्षा कर्मियों पर, और तस्वीर का आधा हिस्सा दिखाया जा रहा है। इस आधे हिस्से को दिखाकर सिर्फ एक पक्ष दिखाने की कोशिश की जा रही है। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई हिंसा और पुलिस के बल प्रयोग का हवाला देकर कल राहुल गांधी ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगाए। सुरक्षा बल ने भीड़ को काबू करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया। इसकी आड़ लेकर अमित शाह का इस्तीफा मांगा। ठीक है, आपका हक है, इस्तीफा मांगिए, राजनीति करिए, मंच भी है, मौका भी है और सरकार की दुखती रग भी है। लेकिन राजनीति की आड़ में सिर्फ एक पक्ष की बात मत कीजिए। पूरी तस्वीर देखिए और पूरी तस्वीर देश को दिखाइए। संसद के पटल से जब देश का एक बड़ा नेता कहता है कोई भी बात, तो पूरा देश सुनता है। देश का नेता विपक्ष जब किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सबकी नजर उस पर होती है। लेकिन जब आप सीधा अर्धसत्य की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें, सिर्फ आधा सच बोलते हैं, तो आप सिर्फ सरकार पर हमला नहीं कर रहे होते हैं, आप अनजाने में उस सुरक्षा बल के मनोबल पर प्रहार कर रहे होते हैं जो आपकी भी रक्षा में खड़ा रहता है, आपको भी Z+ सिक्योरिटी देता है। राहुल गांधी ने कल जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा उठाने से कहीं ज्यादा मुद्दे को भड़काने जैसा क्या नहीं था? उसका असर क्या आज संसद में देखने को नहीं मिला? संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए विपक्ष की तस्वीर सामने आई। बैनर, पोस्टर लिए हुए सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत गौर से देखिएगा। मैं तो चाहती हूं कि अगर ये जूम करके आप तस्वीरें देख सके तो और भी बेहतर होगा। ऑर्डर किसने दिया? हु गेव द ऑर्डर? यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को जरा जूम करके देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको बंदूक दिखाई देगी, आगे पीछे थोड़ा खून दिखाई देगा और ऐसा लग रहा है जैसे प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई जा रही है, बंदूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए एक नेता के बोलने का उसके संगठन पर क्या असर होता है। विपक्षी सांसदों के हाथों में जो तख्तियां थी उस पर अमित शाह के विरोध में नारे तो थे ही, पिस्टल की तस्वीर भी बनी हुई थी। पिस्टल, ये देखिए, देखिए दिख गई पिस्टल आपको? अब ये क्यों हुआ? ये गलत मैसेजिंग कैसे गई? मैं जवाब दूं, ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरे मुद्दे को राहुल गांधी ने पेश ही इस तरह से किया। बात की पैलेट गन की, लेकिन शब्द इस्तेमाल किए होम मिनिस्टर ऑथराइज द शूटिंग, गेव द ऑर्डर। हालांकि ये सारी बात पैलेट गन के लिए की जा रही थी, लेकिन शब्दों का चयन ऐसे किया गया मानो गृह मंत्री ने सीधे गोली चलाने के आदेश दे दिए। आज राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर बयान दिया, और जो बयान दिया एक बार चाहती हूं आप उसकी बस भाषा सुनिएगा, उस पर गौर कीजिएगा।
प्लीज प्ले। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके लोगों में क्या है। विरोध का नैरेटिव किस दिशा में मोड़ा जा रहा है देख रहे हैं ना आप। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देश के गृह मंत्री के लिए ये कह रहे हैं जो अभी आपको मैंने सुनाया। देखिए हुक्म, पूरा देश अपने बच्चों, अपने जेनजी, उनकी जरूरी मांगों के साथ खड़ा है। मैं फिर कह रही हूं और मुझे कोई माइका लाल ये कहने से रोक नहीं सकता। ये देश जेनजी के साथ खड़ा है, खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन यह भी सच है कि 20 जुलाई की हिंसा को निष्पक्ष होकर देखने की भी जरूरत है। शब्द लिख लीजिए, निष्पक्ष होकर देखने की जरूरत है। सियासत का एक चश्मा आपको दिखाता है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया, लाठियां बांधी। ये देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और पुलिस का जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस पर पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या तस्वीर के दूसरे हिस्से की किसी ने बात की? ये तो सबने बात कर ली। आओ, मारो, पीटो, खदेड़ रही है पुलिस, लठ मार रही है पुलिस, पैलेट गन तक की खबर आ गई। लेकिन क्या पुलिस पर हुए हमले की बात किसी विपक्षी नेता ने की? क्या यह बताया कि उस दिन जंतर मंतर पर बैरिकेड्स किसने तोड़े? पुलिस की ह्यूमन चेन को किसने तोड़ा? पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला किसने किया? सुरक्षा बलों की गाड़ियां किसने तोड़ी? जब उपद्रवियों की भीड़ प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने लगी, जब सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, किसी ने पूछा किसने की? हिंसा में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल कैसे हो गए, किसी ने पूछा? क्या राहुल जी ने यह पूछा? क्या प्रियंका जी ने पूछा? क्या अखिलेश जी ने पूछा? क्या उद्धव जी ने पूछा? क्या ममता जी ने पूछा? ये सवाल नहीं पूछे गए। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारा लगा दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। लेकिन क्या किसी ने यह बताया कि भीड़ और हिंसा के वक्त हमलों को झेलते हुए पुलिस को क्या करना चाहिए था? इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा हुकाम, क्योंकि यह अनकंफर्टेबल सवाल है, क्योंकि यह दूसरे के जूते में पैर डालकर चलने जैसा है, एम्पैथी रखने जैसा है, क्योंकि यह दूसरे की परिस्थिति में खुद को रखकर सोचने जैसा है। मैं आपको वही दूसरा पक्ष आज दिखाना चाहती हूं। प्लीज, बच्चों के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपको यह तस्वीर भी देखनी चाहिए। यह हमारे देश की पुलिस है, यह दुश्मन नहीं है हमारे। 20 जुलाई के दिन दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 25 बटालियन तैनात थी। रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की 14 एंटी राइट कंपनियां वहां पर मौजूद थी, ठीक है। 20 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे यह प्रदर्शन उग्र हो जाता है। इससे पहले तक सब कुछ शांतिपूर्ण था और इसकी जो तस्वीर है, यह उग्र होती तस्वीर खुद दिल्ली पुलिस ने जारी की। सबसे पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहला बैरिकेड तोड़ा गया। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करके आना चाह रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जो ह्यूमन चेन बनाई थी उसे तोड़ा गया। भीड़ उग्र हो गई, हमले शुरू हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए बल प्रयोग किया गया, पुलिस ये दावा कर रही है। खबरों के मुताबिक भीड़ को हटाने के लिए, उसे काबू करने के लिए 55 नॉन इलेक्ट्रिकल शेल और 15 इलेक्ट्रिकल शेल का इस्तेमाल किया गया। 5 आंसू गैस के गोले दागे गए। 2 बार एंटी राइट गन का इस्तेमाल किया गया
और 2 राउंड प्लास्टिक पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया। और जब मैं आंकड़े गिना रही हूं तो पूरी बात को जरा ठंडे दिमाग से और बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। इफ एंड बट मत कीजिएगा, तर्कों का इस्तेमाल कीजिएगा, तथ्यों और बयानों को गौर से सुनिएगा। आरएएफ के जिन जवानों ने भीड़ को शांत करने के लिए कार्रवाई की वो सीआरपीएफ का हिस्सा है और खुद सीआरपीएफ के डीजी ने अपने जवानों, ऑफिसर से ये कहा है, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बलहित में जो भी निर्णय लेते हैं उसका दायित्व यानी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सुनिए। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। सब कुछ भीड़ को काबू करने के लिए किया गया, लेकिन एक तरफा तस्वीरों को दिखा दिखाकर प्रॉपर माहौल तैयार किया गया। सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से भर गया जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई कि पुलिस बर्बर है, आरएएफ ही सबसे बड़े मुजरिम है। यह नहीं बताया गया कि सुरक्षा बलों ने एसओपी के तहत सिलसिलेवार ढंग से अपना काम किया। एसओपी के तहत कानून तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई स्पष्ट चेतावनी लाउडस्पीकर से देकर शुरू हुई है। कार्रवाई की साफ चेतावनी लाउडस्पीकर में दी गई। जब भीड़ नहीं मानी और संसद की ओर आगे की तरफ बढ़ती गई तो आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया। जब सिचुएशन पूरी तरह से बेकाबू हो गई उसके बाद ही पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। अगर जंतर मंतर पर 20 जुलाई को पुलिस एक्शन ना लेती, भीड़ सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ जाती तो क्या होता? हुकम प्लीज एक बार सोचिए। अगर आप वहां पर वर्दी पे खड़े होते, अगर आपने ये प्रण लिया होता कि मैं इस देश की संप्रभुता, मैं इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर को बचाऊंगा, अगर मेरी ड्यूटी वहां पर होगी और आपको वहां कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने अशांति फैला दी थी वो आपकी तरफ आते हुए उस बैरिकेड को तोड़ते हुए गुस्से में जाते हुए नजर आते तो आप क्या करते? और मान लीजिए ये लोग सब कुछ तोड़ ताड़ कर आगे बढ़ ही जाते तो क्या होता? क्या होता अगर हिंसा की आंच संसद तक पहुंच जाती? क्योंकि ये होने वाला था, ये होने वाला था। भीड़ बहुत उग्र हो गई थी। मेरे विश्वसनीय सूत्र मुझे यह बता रहे हैं कि उस दिन गुस्सा ऐसा था कि सच में वो नेपाल और बांग्लादेश की तस्वीरें यहां दिखाना चाहते थे और करना चाहते थे। और ये जो आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूं ना, ये अगल बगल की कहीं की तस्वीर नहीं है, ठीक वो बैरिकेड के पार संसद है, बिल्कुल सामने। ये वो संसद वाली तस्वीर। संसद भवन के पिछले हिस्से तक भीड़ पहुंच गई थी। 100 मीटर दूर ये हुजूम पहुंच चुका था और ये किसी से नहीं छिपा है। उस वक्त उस इलाके में कम से कम 2873 ऐसे लोग थे जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पहले से थी। इनमें 979 लोगों का गंभीर अपराधों का रिकॉर्ड सामने आया है। सोचिए, संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई होती अगर, तो क्या होता? तब यही विपक्ष सरकार से क्या पूछ रहा होता और कैसे सवाल कर रहा होता? याद कीजिए 13 दिसंबर 2023, ये रहा वो दिन, याद है आपको? संसद पर हमला, 22वीं बरसी थी, संसद चल रही थी। शून्यकाल के दौरान 2 युवक विजिटर्स गैलरी से लोकसभा में कूद जाते हैं
जान हलक को आ गई थी जिन जिन ने ये तस्वीर देखी। दोनों के हाथों में टीयर गैस कनस्तर, एक ने जूते से निकालकर गैस स्प्रे करना शुरू कर दिया, दूसरा हाउस के अंदर एक बेंच से दूसरी बेंच पर छलांग लगाने लगा। हाउस में अफरा तफरी मच गई, दोनों हिरासत में ले लिए गए, लेकिन इसे संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया। पूरा विपक्ष सुरक्षा के सवाल पर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया, कॉलर पकड़ ली। दिल्ली पुलिस से लेकर सीआरपीएफ तक, आज वही सीआरपीएफ, वही आरएएफ जब संसद को सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करती है तो कहते हैं हु गेव द ऑर्डर। आज विपक्ष जिनकी कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है, तब इसी पुलिस और सीआरपीएफ को यह कहते हुए घेर रहा था कि इनके रहते कैसे संसद की सुरक्षा में सेंध लग गई। शेम। जरा सुनिए तब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, सुनिए और याद रखिए। 2 लड़के दिल्ली पुलिस के कॉर्डन से निकल आए, सीआरपीएफ के कॉर्डन से निकल आए और गैलरी में पहुंच गए। गैलरी से नीचे कूद गए। सिक्योरिटी का इतनी बड़ी असफलता हमने देखने को नहीं मिली। बहुत से लोग आपको ये वाली तस्वीर बचाने से और दिखाने से बचेंगे हुक्म, मैं बता रही हूं आपको। ये वाली जो तस्वीर है ना, पुलिस का पक्ष लेना, आपके देश की यूनिफॉर्म्ड फोर्स के साथ खड़े रहना, ये तस्वीर कोई दिखाएगा नहीं। ये न्यूज की पाठशाला है। ये तस्वीर हम दिखाएंगे। ये अनकंफर्टेबल, हमें पता है कितना ट्रोल किया जाएगा, हमें पता है कैसे गिद्ध बाहर बैठे हुए हैं, कैसे तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये अनकंफर्टेबल सच आज आपको बताना जरूरी है। आप देश की जनता है। अगर आपकी फोर्स उग्र होती, भीड़ को नहीं संभाल पाती, तो जो लोग आज हु गेव दी ऑर्डर कह रहे हैं वो कायर कहते हैं हमारी पुलिस को। अच्छा लगता है आपको सुनने में? हमारे सीआरपीएफ के जवानों को, हमारे आरएएफ के लोगों को कहते ये देखिए किस तरह की पुलिस है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, यानी दिल्ली पुलिस केंद्र गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, यानी गृह मंत्री अमित शाह को। तो आरोप लग रहे हैं कि भीड़ पर कार्रवाई के आदेश अमित शाह के थे, लेकिन फैक्ट क्या है? पुलिस व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि भीड़ को संभालने के लिए मंत्री तो क्या, किसी सीनियर का भी आदेश जरूरी नहीं है। मौके पर जो भी मौजूद होता है वो फैसला लेता है। ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद होता है वो फैसला लेता है। उसकी ट्रेनिंग, उसका अधिकार, उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है। आप सुनिए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी क्या कहती हैं इस पर। लॉ एंड ऑर्डर में जिम्मेवारी उसकी होती है जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहां होता है, और सीनियर मोस्ट ना भी होना, जो मौके को सफर कर रहा है उसके हाथ में फैसला होता है कि वो इसको अनलॉफुल असेंबली को कैसे डिस्पर्स करे। वो तो कई बार अपने सीनियर का ऑर्डर की भी नहीं वेट करता। होम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर कह रही हूं, ये वो पक्ष है जो बहुतों को चुभेगा। पूरी फोर्स लग जाएगी। न्यूज की पाठशाला के व्यूअर्स, बता दूं मैं आपको, पूरी फोर्स लग जाएगी, लेकिन तथ्य और सत्य आपको बताना जरूरी है। जिसको जो करना है करे। आरोप है कि 20 जुलाई को पुलिस की पैलेट गन से 3 लोग घायल हुए। तस्वीरें सामने आई, लोगों के शरीर पर छर्रों के निशान दिखे हैं। ये तो झूठ नहीं है। राहुल गांधी ने बकायदा घायल की टी शर्ट उठाकर पैलेट गन के छर्रों के निशान भी दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए। क्या दिए पता है? कि वो पैलेट गन के घायलों का इलाज मुहैया कराए उनको। लेकिन पता है एक और चीज कही, ध्यान से सुनिएगा। पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। ये मैं नहीं कह रही हूं। कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। मेरा कहना है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को पैलेट गन से घायल नहीं होना चाहिए था और पैलेट गन नहीं चलनी थी। ये मेरा कहना है। और ये जो भी बच्चे घायल हुए हैं, ये ठीक नहीं है। जल्द से जल्द ये ठीक हो, मेरी कामना है। लेकिन आज जो पक्ष, जो नेता, जो चेहरे पैलेट गन का नाम ले लेकर
राजनीति कर रहे हैं ना, शर्ट उठा उठा कर जो बता रहे हैं कि पैलेट गन, आपको पता है इनका इतिहास? कल जब सदन में राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, उसके बाद कश्मीर के निर्दलीय सांसद है, ये पैलेट गन का ही जिक्र चल रहा था, तो उसी पैलेट गन को याद करते हुए कुछ वाजिब सवाल उठा दिए। सुनना चाहेंगे आप? सुन लीजिए। आज पैलेट गन की बात हो गई, मैं कहना चाहूंगा आज एंड इंडिया अलायंस से, ये पैलेट गन तो आपने ही कश्मीर में शुरू किया। 2010 में 150 लोग मार दिए जब आप कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस आते। अब्दुल रशीद शेख ये जो कह रहे हैं उसकी पूरी डिजिटल जो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड, वो आपको दिख जाएंगे, तस्वीरें और जो डिटेल्स इन्होंने आपको दी उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन आपको कर देती। पैलेट गन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में 2010 में पहली बार किया गया और जानते हो उस वक्त वहां किसकी सरकार थी? एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की। श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के मुताबिक 2010 में पैलेट गन के इस्तेमाल के शुरुआती 4 महीनों में 6 लोगों की मौत हुई, 198 लोग घायल हुए और 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। आरटीआई के अनुसार मार्च 2010 और अक्टूबर 2013 के बीच पैलेट गन से घायल 91 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2014 में SKIMS मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर के डॉक्टरों की स्टडी जो पब्लिश हुई है उसमें कहा गया कि जनवरी 2010 और सितंबर 2013 के बीच भर्ती हुए पैलेट गन के जो मरीज थे वहां उनकी आंखों की चोट जिनको थी वो 20 ऐसे मरीज, उनकी स्टडी की गई। उसमें पता चला कि 33% मरीजों की आंखों की रोशनी बिल्कुल वापस नहीं आई। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, नहीं, उस वक्त भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने जो उचित समझा वो किया। जो सामने भीड़ है वो आपकी दुश्मन नहीं है, ये बात पुलिस को समझाई जाती है, लेकिन कंट्रोल करने का 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल ऐसे लेवल्स होते हैं। कंट्रोल तो करना ही होगा, ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है। लेकिन आज नेता विपक्ष राहुल गांधी उन आंकड़ों को भूल गए। उनके टाइम पर जो कार्रवाई हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हुई है। यहां जो हुई है वो बर्बरता है। सुविधा के अनुसार करेंगे क्या, जो मन में आएगा, क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। और इसीलिए ये पक्ष रखना जरूरी था। अगले चैप्टर में हम बताएंगे उस राजनीति के बारे में जो सुविधा के मुताबिक अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है। आप उनके सामने चाहे कोई भी रंग पेश कर दे, ये सियासत अपनी आंखों से वही रंग देखना चाहती है जो उसे सूट करता है, जैसा यहां पर। और इसीलिए आज की तारीख में जब आप वो तस्वीरें जंतर मंतर की देख रहे हैं तो प्लीज दोनों पक्ष को देखिए, दोनों अपने ही हैं। सिचुएशन, वहां के हालात कैसे थे, उस पूरे के पूरे कसौटी पर इनको तौलिए। अब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आ रही। खेल में रंग वाली सियासत की एक क्लास है। 14 अगस्त से बेल्जियम और नेदरलैंड्स में हॉकी का